पर भारत की विडंबना यह है कि इस वक्त जो 75वीं वर्षगांठ का तमाशा इस देश में जो लोग कर रहे हैं वो उस महान स्वतंत्रता संग्राम में, जो वैसे तो काफी लंबे समय तक चला, लेकिन कम से कम 1857 से लेकर 1947 तक के ये 90 वर्ष ऐसे थे जिन 90 वर्षों में बहुत सुनियोजित तरीके से चला, बहुत ज्यादा कुर्बानियां उसमें हुई, हजारों लाखों की संख्या में लोग उसमें जेल गए और न जाने कितने लोगों ने अपनी जान इसमें दी, न जाने कितने नौजवान फांसी के तख्ते पर झूले, न जाने कितने लोगों ने गोलियां खाई। इस पूरे 90 वर्ष के कार्यकाल में जिस विचारधारा पर चलने वाले ये लोग हैं, उस विचारधारा को मानने वालों के पूर्वज और उस विचारधारा के संगठन के अस्तित्व में आने के बाद जो 1925 में आरएसएस आया, उसके बाद से इन लोगों ने जिस तरीके की भूमिका उस आंदोलन में निभाई, वो केवल उस आंदोलन में भाग नहीं लेने की नहीं थी। स्वतंत्रता संग्राम में तो इन्होंने भाग नहीं ही लिया, बल्कि उस पूरे आंदोलन के साथ विश्वासघात करने की भी थी, उसके साथ उसकी खिलाफत करने की भी थी। और आज वही लोग घर घर तिरंगा का अभियान चला रहे हैं। आज वही लोग उस स्वतंत्रता आंदोलन की उस महान विरासत में अपनी कलंकपूर्ण भूमिका को छुपाने के लिए ज्यादा ही शोर मचा रहे हैं। हमारे बहुत सारे मित्र थे जो कॉलेज के जमाने के थे, बाद में अलग अलग तरीके की नौकरियों में गए। उनमें से कुछ मित्र थे जो पुलिस में बड़े ऑफिसर्स बने, सीबीआई में गए, रॉ में गए। वो कभी कभार मिलते थे हम लोगों को, तो अक्सर हम उनसे, एक सामान्य नागरिक की जिज्ञासा होती है, वैसे भी अपन लोगों को हर चीज जानने के मामले में कुछ ज्यादा ही बेचैनी होती है, तो हम उनसे पूछा करते थे कि यार तुम ये जो अंधे कत्ल होते हैं या ऐसी बड़ी बड़ी अपराध होते हैं जिसमें कोई सुराग नहीं मिलते, उनमें भी अपराधी तक कैसे पहुंच जाते हो? उन्होंने एक रोचक बात बताई थी, और वो ये बताई थी कि अपराधी की साइकोलॉजी होती है, अपराधी का मनोविज्ञान होता है कि वो जब अपराध करके जाता है तो उसके तत्काल बाद उसके दिमाग पर वो ग्लानि का या उसको किए जाने का एक बोध रहता है, और एक कौतुकता और उत्सुकता उसके मन में रहती है, और बार बार उस जगह पर जहां पर वो घटना घटी होती है, उस घटना की जगह पर जाकर या तो चक्कर लगाता है, या किसी मौत जैसे हत्या अगर हो गई है तो जितने जोर से उसको विलाप नहीं करना चाहिए उससे भी ज्यादा जोर से विलाप करता है। और जो ऐसा अनयूजुअल सस्पेक्ट हमें दिखता है, कैरेक्टर हमें दिखता है, हम उसी से अपनी जांच की शुरुआत करते हैं, क्योंकि हमें मालूम होता है कि इसी ने किया होगा ये सब, और अधिकांश मामलों में वो बात सही निकलती है। उसी तरीके से इस 75वीं वर्षगांठ को लेकर भी तिरंगे को घर घर ले जाने का आह्वान जो कर रहे हैं और अपने आप को नकली तरीके से इस पूरे स्वतंत्रता संग्राम की महान परंपरा के साथ नत्थी करने का असफल प्रयास जो कर रहे हैं, दरअसल ये वही लोग हैं जिन्होंने इस देश में इस स्वतंत्रता आंदोलन के साथ विश्वासघात करने का काम किया था, जिन्होंने उस जमाने में अंग्रेजों की चाकरी करने का काम किया था। पूरा रिकॉर्ड भरा हुआ है, पूरा इतिहास भरा हुआ है। अभी भी इनके 8 साल की होने वाली है सरकार। इस 8 साल की सरकार होने के बाद भी अभी भी दिल्ली में जो राष्ट्रीय अभिलेखागार है, नेशनल आर्काइव है, वो आर्काइव ऐसी तमाम सारे दस्तावेजों से भरा हुआ है जो अंग्रेजों की खुफिया एजेंसी ने या वाइसरॉयज ने या उनके अधिकारियों ने अपनी अपनी सरकारों को, ब्रिटेन की सरकारों को भेजे थे, और उस वक्त उन्होंने आरएसएस की भूमिका के बारे में और आरएसएस के अंग्रेज साम्राज्य को मजबूत करने के मामले में योगदान को लेकर जो सराहनात्मक टिप्पणियां की थी, वो आज भी हमारे रिकॉर्ड में मौजूद है। इसलिए उनको देखा जा सकता है। लेकिन मैं कुछ ही उदाहरण आपके बीच में रखूंगा, फिर उसके बाद ये ऐसा क्यों हुआ, किन परिस्थितियों में ऐसा हुआ, और अब आगे आने वाले दिनों में हमें क्या करना चाहिए, इसके बारे में अपन लोग बातचीत करेंगे। सावरकर एक सिंबल है। आरएसएस के पास केवल सावरकर है, और सावरकर दुर्भाग्य से जब जब ये सावरकर का नाम लेते हैं तब तब ये सावरकर की फर्जियत कराते हैं। जब जब ये सावरकर को वीर साबित करने और अपना पुरखा साबित करने की कोशिश करते हैं, तब तब ये उनके वो 5 माफीनामे निकल कर आते हैं, उनकी वो दरखास्त निकल कर आती हैं जो 50 साल की सजा होने के बाद अंग्रेजों की साम्राज्ञी रानी को और वाइसराय को, इन सारे लोगों को और वहां की होम सेक्रेटरी को चिट्ठियों में माफी मांगने के बाद कि मैं अगर छूट जाऊंगा तो आपकी सेवा करूंगा, आपके चाकर की तरीके से काम करूंगा,
इस तरीके के दस्तावेज निकल कर आते हैं। वो दस्तावेज भी निकल कर आता है कि जब उनको इन माफीनामों के बाद अंग्रेजों की सेवा करने के लिए छोड़ दिया जाता है, रिहा कर दिया जाता है अंडमान निकोबार की जेल में, जिसमें 40-40 वर्षों तक लोग बाग जेल में रहे थे। वहां से जब इनको केवल 10 वर्ष की जेल यात्रा के बाद रिहा कर दिया जाता है और ये रत्नागिरी में रहने लगते हैं, महाराष्ट्र में, तो रत्नागिरी के अधिकारी को वो दरखास्त लिख कर देते हैं कि ये जो 60 रुपये महीने की पेंशन मुझे मिल रही है, वजीफा मुझे जो मिल रहा है, मतलब एक तरीके से मुखबिरी भत्ता था वो, इस मुखबिरी भत्ता को बढ़ाया जाए क्योंकि मेरा खर्च इसमें चलता नहीं। जिस अधिकारी को उन्होंने दरखास्त दी थी उस अधिकारी ने विनम्रतापूर्वक उनसे ये कहा था कि इसकी सिफारिश मैं तो नहीं कर सकता क्योंकि मुझे जो वेतन मिलता है वो 60 रुपये से भी कम है। तो जिस जमाने में मतलब अंग्रेजों के जिला स्तर के अधिकारियों में से जो इस तरीके के मामलों को देखते थे, जो सीनियर ऑफिसर्स हुआ करते थे, उनको भी 60 रुपये से कम वेतन मिला करता था। उस जमाने में अंग्रेजों ने सावरकर को 60 रुपये भत्ता दिया था हर महीने का, जो उनको बहुत कम लगता था। लेकिन सावरकर एक पैटर्न है। 1925 में आधिकारिक रूप से गठन होने के बाद पूरा अपहीवल का दौर है, वो पूरे देश भर में एक मतलब उथल पुथल का दौर है। अंग्रेज उपनिवेशवाद के बाद अंग्रेजी राज के खिलाफ एक जबरदस्त आक्रोश का दौर है, विस्फोटों का दौर है। और उस पूरे विस्फोटों के दौर में एक भी आरएसएस का नेता ऐसा नहीं मिलता जो उस स्वतंत्रता आंदोलन के लिए फांसी चढ़ा हो, जिसने स्वतंत्रता आंदोलन के लिए जेल काटी हो, या जिसने उस स्वतंत्रता आंदोलन के पक्ष में किसी भी आह्वान को लागू करने के लिए अपने कार्यकर्ताओं को उतरने का निर्देश दिया हो। इसके उल्टे निर्देश जरूर मिलते हैं। आरएसएस के दस्तावेजों में ये बात मिलती है, जिसमें उनके जो उस वक्त के जो सरसंघ चालक हुआ करते थे, हेडगेवार, डॉक्टर हेडगेवार, जो उनके संस्थापक भी हैं, वो ये कहा करते थे कि ये सब व्यर्थ की लड़ाई है, हमें अपने आप को, हिंदुओं को संगठित करना चाहिए और हमें एक बड़े उद्देश्य के लिए, चरित्र निर्माण के लिए और देश निर्माण के लिए और पता नहीं क्या क्या निर्माण के लिए काम करना चाहिए। इस तरीके के स्वतंत्रता आंदोलन में जाने से कोई फायदा हमें होता नहीं, इस तरीके की कोई बात आवश्यक नहीं है। एक भी नेता जेल नहीं गया, एक भी नेता का नाम ऐसा नहीं है। इनके जो सबसे बड़े नेता इस वक्त जीवित हैं और हम चाहेंगे कि वो काफी लंबे समय तक स्वस्थ रहें, जीवित रहें, धरा पर रहें। उस वक्त नौजवान थे, पाकिस्तान के हिस्से में रहा करते थे, कराची के पास, लालकृष्ण आडवाणी जी। और वो ये वो समय था जब ये जिस कॉलेज में पढ़ा करते थे, उसी कॉलेज के स्कूल में पढ़ने वाला लड़का हेमू कालानी अंग्रेजों के खिलाफ शहीद हो रहा था, शहादत दे रहा था। लेकिन आडवाणी जी उस पूरे के पूरे आंदोलन में से गायब थे। वो केवल वहां पर हिंदू और मुसलमानों के बीच में सांप्रदायिक तनाव को भड़काने के काम में लगे हुए थे। उस पूरी लड़ाई के दौरान उन्होंने केवल अंग्रेजों की चाल की, और वो किस तरीके, और वो करना भी था क्योंकि दरअसल उनका निर्माण भी एक खास तरीके की विशेष एजेंडे को पूरा करने के लिए किया गया था, करवाया गया था या प्रोत्साहित किया गया था, जिसके बारे में अपन लोग इसमें बाद में बातचीत करेंगे। लेकिन और भी जघन्य काम उन्होंने जो किए, जैसे आज बहुत हमारे प्रधानमंत्री जी ने पिछली बार ये कहा था कि 14 अगस्त को पूरे देश भर में विभाजन विभीषिका दिवस मनाया जाना चाहिए। विभाजन के दौरान जो हिंसा हुई थी, दोनों तरफ से हुई थी, दोनों तरफ के लोग मारे गए थे, दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी, बड़ी संख्या में लोग बेदखल हुए थे। इतनी बड़ी संख्या में बेदखली और एक जगह से दूसरी जगह पर जाने का उदाहरण इससे पहले कहीं नहीं मिला था। उसकी विभीषिका के नाम पर वो एक बार फिर से उस सांप्रदायिक उन्माद को, तनाव को भड़काने की कोशिश करना चाहते थे जो 1947 के उस दुर्भाग्यपूर्ण समय में बटा था। बहुत बुरी घटना थी भारत विभाजन। लेकिन भारत विभाजन का नारा किसने दिया था? हिंदू और मुसलमान के नाम पर जो सदियों से लोग एक साथ रह रहे थे, जो एक सदियों से विकसित संस्कृति इस देश में है, जिसके बारे में आज विषय नहीं है चर्चा का, लेकिन जिससे दुनिया भर से आई हुई अलग अलग सभ्यताओं, अलग अलग कबीलों, अलग अलग भाषाओं, अलग अलग रहन सहन की जीवन शैली के लोगों ने मिलकर यहाँ पर विकसित किया है, जो संस्कृति और साझी सभ्यता थी, उसको तोड़ने का नारा कौन लेकर आया था? मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान बनाने की मांग बहुत बाद में की है, 1941 में।
उसके पहले 1937-38 में और 39 में हिंदू महासभा के अध्यक्ष के रूप में सबसे पहले ये मांग की थी विनायक दामोदर सावरकर ने। और उससे भी पहले 1928 में हिंदुत्व नाम की किताब जो उन्होंने लिखी थी, जिसके दर्शन के आधार पर आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी की सरकार चलने का दावा करती है, उस हिंदुत्व नाम की किताब में उन्होंने ये नारा दिया था कि इस देश में केवल इस तरीके के लोग रह सकते हैं, बाकी के लोगों के लिए अलग देश होना चाहिए। तो इनकी न केवल इन्होंने आजादी के आंदोलन का विरोध किया, न केवल ये आजादी के आंदोलन में तमाशबीन भी नहीं बने, दर्शक भी नहीं बने, बल्कि इन्होंने आजादी के आंदोलन के दौरान ही पूरा देश की जनता, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, आदिवासी, दलित, सारे लोग मिलकर जब देश को मुक्त कराने के लिए लड़ रहे थे अंग्रेजों से, उस वक्त इन्होंने इस देश में धर्म के आधार पर 2 राष्ट्र बनाने का नारा दिया, जिसके सबसे पहले पहल, जैसा कि मैंने कहा, सावरकर ने की थी, जो इनके आइकन है, जो इनके आराध्य है, जो इनके गुरु हैं। केवल इतना ही नहीं, जब 15 अगस्त को देश आजाद हुआ, पूरा देश पर खुशी से उबल रहा था, उफन रही थी खुशियां। लाल किले से केवल बिस्मिल्लाह खान की शहनाई के साथ ही वो सभा शुरू नहीं हुई थी, जिसमें बाद में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस देश के प्रधानमंत्री के नाते पहला भाषण दिया, बल्कि पूरे देश भर में जगह जगह पर जय स्तंभ बनाए जा रहे थे, जगह जगह पर सभाएं हो रही थी। उस दौरान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस देश का एकमात्र ऐसा संगठन था जिसने आधिकारिक रूप से पूरे देश भर की अपनी कार्यकर्ताओं को, और जितनी भी शाखाएं उस जमाने में उनकी लगा करती थी, उनको ये निर्देश दिया था कि वो 15 अगस्त के दिन काले झंडे फहराएं। उन्होंने जो आज घर घर तिरंगा की यात्रा लेके जा रहे हैं, उन्होंने उस वक्त नारा दिया था कि पूरे देश भर में काले झंडे फहराए जाने चाहिए। ये दस्तावेजी सबूत है जो उनके अपने ही रिकॉर्ड में, अपनी आह्वानों में, अपनी ही पत्रिकाओं में है। आज वो तिरंगे झंडे की बात कर रहे हैं। 15 अगस्त को 1947 में आजादी के दिन वो काला झंडा फहरा रहे थे। उसकी वजह ये थी कि उन्होंने कभी तिरंगे को राष्ट्रीय झंडा माना ही नहीं। अभी की बात है, ये 26 जनवरी 2001 के दिन इनका जो नागपुर का मुख्यालय है, उस नागपुर के मुख्यालय में राष्ट्र प्रेमी युवा दल नाम का एक नागपुर के नौजवानों का संगठन है, उसके 3 सदस्य पहुंच गए और उन्होंने संघ के मुख्यालय में तिरंगा झंडा फहराने की कोशिश की, फहराया, क्योंकि आरएसएस के मुख्यालय में तिरंगा झंडा नहीं फहराया जाता था। उनको न केवल रोका गया, पीटीआई की रिपोर्ट है 14 अगस्त 2013 में, जिसमें अदालत की कार्रवाई का विवरण देते हुए ये कहा है, क्योंकि वो मुकदमा 13 वर्ष तक चला, उसमें ये कहा गया कि परिसर का जो प्रभारी था सुनील कथले नाम का, उसने पहले इन तीनों युवाओं को कैंपस में घुसने से रोका, आरएसएस के मुख्यालय में घुसने से रोका, और बाद में उन्हें तिरंगा फहराने से भी रोका, और उसके बाद पुलिस बुलाकर उनको गिरफ्तार करवा दिया। लेकिन इसको लेकर जब ज्यादा छीछल इधर हुई तो उस मतलब ये है 26 जनवरी 2001 की बात। लेकिन 15 अगस्त 2001 को भी झंडा नहीं फहराया। लेकिन जब पूरे देश भर में ज्यादा छीछल इधर हुई तो 26 जनवरी 2002 को उन्होंने झंडा फहराया, लेकिन वो भी एक दिखावा है। आज भी जब वो पूरे तरीके से इस तिरंगे झंडे को देश भर में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, उसका ड्रामा कर रहे हैं, तमाशा कर रहे हैं, उस वक्त भी ये उसको अपना ध्वज स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं। अभी मई के महीने की बात है, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जर्मनी के दौरे पर गए थे। वहां पे एक ब्रांडेनबर्ग गेट नाम की एक जगह है, वहां पर रहने वाले जो भाबा हैं, जिन्हें अंग्रेजी में लोग कहते हैं एनआरआई, हम उनको हिंदी में कहते हैं भा, जो भारत से भागे भारतवासी हैं, जो अपनी कमाई के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, अपने हित के लिए इस देश को छोड़कर चले गए और बाद में एक पैसा भी यहाँ पर लौटा कर नहीं आए। एनआरआई 2 तरीके के हैं। एक एनआरआई वो है जो मेहनत मजदूरी करने के लिए जाते हैं, जो पंजाब से जाते हैं, जो हरियाणा से जाते हैं, जो केरल से जाते हैं, जो तमिलनाडु से जाते हैं। वो जितनी भी कमाई करते हैं, अपने पूरे महीने भर की कमाई का 70% 65% तक अपने देश में भेजते हैं, अपने घर के लिए भेजते हैं। उनकी आमदनी जो है वो इस देश की विदेशी मुद्रा की आमदनी का एक बड़ा हिस्सा है। लेकिन ये जो परमानेंटली सेटल्ड हो गए हैं, ये वो लोग हैं जो समय समय पर देश को छोड़कर भागे हैं। ये वो लोग हैं जो अभी भी मोदी जी के कार्यकाल में बैंकों का हजारों करोड़ रुपया ले लेके भाग रहे हैं। उन भावावा लोगों ने मिलकर उनकी जो जर्मनी में रैली की थी,
उसमें भी भगवा झंडा लहराया जा रहा था, तिरंगा झंडा नहीं लहराया जा रहा। और दुर्भाग्य, शर्म की बात है कि इस देश में संविधान के नाम पर शपथ लेने वाले प्रधानमंत्री ने इस भगवा झंडे को फहराए जाने की मोदी 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 चिल्लाने वाली रैली का फोटोग्राफ और वीडियो जो है उन्होंने खुद अपने ट्विटर पर साझा किया था। और आज भी आप अगर देख लें, आज जब प्रधानमंत्री ये आह्वान कर रहे हैं कि हर नागरिक को अपनी डीपी पर अपने प्रोफाइल फोटो के रूप में तिरंगा झंडा लगाना चाहिए, आज भी आरएसएस के सरसंघ चालक, आरएसएस के जो प्रमुख हैं मोहन भागवत, उनकी ट्विटर आईडी पर, उनकी बाकी की जितनी भी आईडी है, उन आईडी पर प्रोफाइल में भगवा झंडा ही लगा हुआ है, तिरंगा झंडा नहीं लगा। उसकी वजह है कि पहली वजह तो उसकी है कि तिरंगा झंडा आया कहां से। तिरंगा झंडा आजादी के आंदोलन की उपज है। तिरंगा झंडा वो ध्वज था जिसे इस देश की जनता 1920-21 से अपने संघर्षों में इस्तेमाल कर रही थी। 1921 में जब पहली बार तिरंगे झंडे को इस्तेमाल किया गया तब उसमें केसरिया की जगह लाल रंग था, लाल, सफेद और हरा, और उसके साथ साथ बीच में चरखा भी था क्योंकि गांधी जी का वो प्रिय था। उसके बाद 1931 में आके कांग्रेस के अधिवेशन में, और कांग्रेस उस जमाने में केवल एक राजनीतिक पार्टी नहीं थी बल्कि देश के स्वतंत्रता आंदोलन में काम करने वाले तमाम सारी विचारधाराओं का एक बड़ा साझा मंच था। कांग्रेस का अर्थ ही है सम्मेलन, महासम्मेलन। साल भर में वो लोग इकट्ठा होते थे और अलग अलग विचारधाराओं के आधार पर आंदोलन को, संघर्ष को किस तरीके से आगे बढ़ाना है, इसके बारे में चर्चा किया करते थे। उसने 1931 में जो झंडा कबूल किया वो राष्ट्रीय आंदोलन का झंडा 1920-21 से ही चल रहा था। चूंकि ये स्वतंत्रता आंदोलन का झंडा था इसलिए आरएसएस तो उसको कभी कबूल कर नहीं सकती थी, क्योंकि उसका तो स्वतंत्रता आंदोलन के साथ कोई रिश्ता ही नहीं था। आजादी के बाद जब ये झंडा बना और जब इसको स्वीकृत किया गया संविधान सभा में और ये तय किया गया कि 15 अगस्त 1947 को यही हमारे राष्ट्रीय ध्वज के रूप में फहराया जाएगा, तब आरएसएस का जो मुखपत्र है जिसका नाम है ऑर्गेनाइजर, उसके 14 अगस्त 1947 के अंक में एक लेख छपा था जिसका नाम था भगवा ध्वज के पीछे का रहस्य, जासूसी उपन्यास की तरीके से। और उसमें उन्होंने तमाम सारी अपमानजनक टिप्पणियां इस राष्ट्रीय ध्वज के तिरंगे के बारे में की थी और ये कहा गया था कि इसे कभी हम स्वीकार नहीं करेंगे। इस लेख में उन्होंने लिखा था कि कुछ लोग, गोलवलकर साहब की राइटिंग थी, उस लेख में ये लिखा गया था कि कुछ लोग किस्मत की दांव से सत्ता में आ गए हैं, वो हमारे हाथ में तिरंगा दे सकते हैं लेकिन इसको हिंदुओं द्वारा कभी अपनाया नहीं जाएगा और नहीं इसका कभी हिंदुओं द्वारा सम्मान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 3 का अंक और शब्द ही अपने आप में बुरा है। हालांकि हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से 3 का अंक बुरा नहीं है, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि इनके पास हिंदू परंपराओं के नाम पर कोई चीज नहीं है, न हिंदू माइथोलॉजी, न हिंदू धर्म, न हिंदू समाज की सांस्कृतिक परंपरा के साथ इनका कोई रिश्ता नहीं है। और ये बात कोई दबी छुपी बात नहीं है। जिन्होंने हिंदुत्व के आधार पर राज लाने का नारा दिया, वो सावरकर ने खुद अपनी किताब में हिंदुत्व को परिभाषित करते हुए लिखा है। वो लिखते हैं कि मैं जिस हिंदुत्व की बात कर रहा हूं उसका हिंदू धर्म की परंपराओं के साथ कोई रिश्ता नहीं है। तो ये 3 का अंक जो अशुभ माना जाता है, ये 3 और 13 का अंक जो अशुभ माना जाता है, वो इस इलाके की, पृथ्वी के इस इलाके की परंपरा नहीं है। या तो ब्रह्मा विष्णु महेश के नाम पर जो त्रिमूर्ति जो मानी जाती है उसके बारे में ये कहा जाता है कि सृष्टि के जनक वही है, तो वो अशुभ नहीं है। लेकिन वो चूंकि गुलामी थी, जर्मन और इटली, मुसोलिनी और हिटलर से ही सीख कर आए थे, वही गुरु थे और अंग्रेजी उनके मालिक लोग थे, इसलिए उन्होंने कहा कि ये 3 का अंक और 3 का शब्द ही अपने आप में बहुत बुरा है, बहुत अशुभ है, बहुत अपशकुनी है। इसलिए 3 रंगों वाले झंडे का बहुत ज्यादा मनोवैज्ञानिक खराब प्रभाव पड़ेगा और इसलिए ये देश के लिए हानिकारक साबित होगा। इतना ही नहीं, गोलवलकर साहब की जो किताब है विचार नवनीत, माफ कीजिएगा मुझे बोतल से पानी पीना पड़ रहा, गिलास रखना मैं भूल गया। तो वो जो गोलवलकर है उन्होंने उसको लिखते हुए ये कहा कि ये 3 रंग आए कहां से, और उस थ्योरी को आगे ले जाते हुए वो ये कहते हैं कि पहले तो फ्रांसीसी झंडा है, उन्होंने अगर 3 रंग चुने तो वो फ्रांसीसी क्रांति के 3 नारे थे, समता, भाईचारा और स्वतंत्रता।
उसके आधार पर 3 रंग थे, नारे ले लिए। अमेरिकी झंडे में भी ये था। हमारे यहाँ तो कुछ है ही नहीं, इसलिए यहीं पर नहीं है, और बल्कि इससे भी आगे बढ़े और उन्होंने इस तिरंगे झंडे को सांप्रदायिक करार दे दिया। उनका खुला विरोध इस बात से था कि इसमें जो हरा रंग है वो मुसलमानों का है, इसलिए आरएसएस इसे कभी स्वीकार नहीं करेगा। ये उन्होंने लिखा पढ़ी में लिखा है, उस लेख में जिसे आज तक आरएसएस ने डिसओन नहीं किया, जिसे आज तक आरएसएस ने खंडन नहीं किया। तो तिरंगा उनका झंडा नहीं रहा कभी भी। और उसमें जबकि ये कहा गया था कि तिरंगे झंडे में ये जो केसरिया रंग है वो कुर्बानी का प्रतीक है, ये जो सफेद रंग है वो पवित्रता का प्रतीक है, और हरा जो रंग है वो उर्वरता और शांति का प्रतीक है। और झंडे के बीच में, झंडे के बीचों बीच जो 24 तीलियों वाला अशोक चक्र है, वो जो बौद्ध परंपरा से लिया गया है, वो अनवरत गति और प्रगति का प्रतीक है। इसके बाद भी इन्होंने बात नहीं मानी। ऐसा मत मानिए कि ये पुरानी बात थी, 1947 में बोला था, गोलवलकर साहब ने कहा होगा, कभी सावरकर ने कहा होगा। ऐसा नहीं है कि ये बात पुरानी पड़ गई है। अभी 2018 में विज्ञान भवन में कार्यक्रम चल रहा था, वहां पे डॉक्टर मोहन भागवत जो आरएसएस के प्रमुख हैं वो बोल रहे थे, और वहां पर भी उन्होंने गोलमोल अंदाज में कहा कि ये सवाल अक्सर उठता है कि हमारी शाखा में भगवा ध्वज क्यों फहराया जाता है, राष्ट्र ध्वज क्यों नहीं फहराया जाता है, भगवा ध्वज क्यों फहराया जाता है। इस पर वो कुछ नहीं बोले, इसको जस्टिफाई नहीं किया, कोई तर्क नहीं दिया कि भाई क्या वजह है। लेकिन फिर उन्होंने वही जो गोलमोल बात कहते हैं वो ये कहा कि पर संग तिरंगे के जन्म के साथ ही उसके सम्मान से जुड़ा हुआ है। और किस तरह जुड़ा हुआ है, ये ऊपर की पंक्तियां जो मैंने आपको बताई। अभी 2015 की बात है, चेन्नई में एक संगोष्ठी हो रही थी, उसमें भी आरएसएस के एक बड़े नेता थे, और उन्होंने खुलकर यह मांग की थी कि राष्ट्रीय ध्वज पर केवल भगवा ही होना चाहिए, क्योंकि बाकी के रंग सांप्रदायिक विचार का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये इतना विरोध इसलिए था, जैसे कि मैंने आपसे कहा, क्योंकि ये जो तिरंगा झंडा है वो आजादी की लड़ाई में उभर के आया है। और अभी भी ये जो तिरंगे के नाम पर जो नाटक कर रहे हैं उसमें भी उसकी खिल्ली ज्यादा उड़ा रहे हैं, उसके प्रति वितृष्णा ज्यादा दिखाई दे रही है। जैसे कि मैंने आपसे कहा, ऐसे अनेक फोटो सोशल मीडिया पर आए हैं, अखबारों में छपे हैं, कुछ टेलीविजन चैनल्स ने दिखाए हैं, जिसमें राष्ट्रीय ध्वज को फहराने का जो प्राथमिक नियम है कि वो सबसे ऊंचा झंडा होना चाहिए, उससे ऊपर कोई झंडा नहीं होना चाहिए। ऐसे 20 फोटोग्राफ्स आए हैं जहां पर भगवा ध्वज ऊपर है और ये जो तिरंगा झंडा है वो नीचे है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी का ध्वज ऊपर है, तिरंगा झंडा जो नीचे है। इस तरीके से वो उसके प्रचार के नाम पर उसका एक तरीके से अपमान और तिरस्कार करने का काम ज्यादा कर रहे हैं, जो गंभीर बात है। इसलिए कि राष्ट्रीय ध्वज के जो निर्देश दिए गए हैं, उन निर्देशों में एक निर्देश ये भी दिया गया है कि राष्ट्रीय ध्वज जो होना चाहिए वो खादी के कपड़े से बनना चाहिए। खादी आजादी के आंदोलन के एक चरण का सिंबल है, प्रतीक है। एक ही अपवाद दिया गया कि अगर खादी में नहीं हो तो फिर केसरी, फिर वो जो एक तरीके से रेशमी कपड़े से बना सकते हैं। लेकिन चूंकि आम जनता के लिए खादी का कपड़ा ही उपलब्ध है, इसलिए आमतौर से खादी का ही बनेगा। अपवाद स्वरूप रेशमी कपड़े का भी बन सकता है, मिल के कपड़े का, पॉलिस्टर का नहीं बनेगा। लेकिन जिनके खून में व्यापार है वो तिरंगे झंडे का भी व्यापार कर सकते हैं। वो तमाम जगह पर उन्होंने अपनी शॉप्स भी लगाई हुई हैं, जहां पर वो भगवा झंडे को और बीजेपी के झंडे को बड़ा दिखाते हुए वहीं पर वो छोटे छोटे तिरंगे बेचने का काम कर रहे हैं। ये जो है, ये उनकी उसी हीन भावना और ग्लानि भावना का प्रतीक है जो उन्होंने अपने निर्माण के बाद और निर्माण के पहले की वैचारिक परंपराओं के साथ अंग्रेजों की चाकरी करते हुए दिखाई है। चूंकि वो आजादी की लड़ाई में शामिल नहीं थे, इसलिए उस आजादी की लड़ाई के जो निष्कर्ष है, उस आजादी की लड़ाई के जो हासिल है, उसकी जो उपलब्धियां हैं, उनके साथ भी उनकी किसी भी तरीके की हमदर्दी या लगाव नहीं है, उसके विरोधी हैं वो। जैसा कि कई बार कहा जा चुका है, यहां पर उस पर विस्तार से जाने की आवश्यकता नहीं है और समय भी नहीं है, कि हमारी आजादी की लड़ाई केवल अंग्रेजों को बाहर भगाने की लड़ाई नहीं थी। 1857 के बाद आमतौर से और 1919 के बाद से जो टर्निंग पॉइंट है इस देश के स्वतंत्रता संग्राम का, उसके बाद से विशेष तौर से
3 मुद्दों पर बहस चली थी। पहला मुद्दा तो ये था कि हम गुलाम क्यों बने, दूसरा मुद्दा ये था कि हम आजाद कैसे होंगे, और तीसरा मुद्दा ये था कि हम आजाद अगर हो जाएंगे तो उसके बाद करेंगे क्या। इन तीनों पर लोग बहस करते थे, जेल जाते थे, फांसी चढ़ते थे, अपनी पार्टियां बनाते थे, बहस करते थे, लेकिन इसके बाद भी इन्हीं के आधार पर कोई ना कोई सर्वानुमति विकसित होनी चाहिए। और 1919 के बाद एक बड़ा टर्निंग पॉइंट है जो 1920 में ट्रेड यूनियन के संगठन के रूप में निकल के आया है, या 1920 में कम्युनिस्ट कुछ क्रांतिकारी नौजवानों के द्वारा कम्युनिस्ट पार्टी के गठन के रूप में आया, या 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव अहमदाबाद की कांग्रेस पार्टी के अधिवेशन में कम्युनिस्टों द्वारा पेश किए जाने के रूप में आया है, या फिर उसके बाद 1936 से स्टूडेंट फेडरेशन जिसके गठन का आज दिन है, या किसान सभा, या प्रगतिशील लेखक संघ, इन तमाम सारे संगठनों के निर्माण के रूप में आया। और वो उसी दौर में भगत सिंह और उनके साथियों ने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, जो बाद में आरबी बन गई, इनके बीच में गांधी के साथ चर्चा में, नेहरू के साथ चर्चा में, अंबेडकर साहब के साथ बहस में, इनमें से जो चीज निकल कर आई, जो सार निकल कर आया, वो 1931 में कराची की कांग्रेस के अधिवेशन के दस्तावेजों के रूप में दिखता है। यही बहस बाद में हिंदुस्तान के संविधान के रूप में एक आम सहमति के दस्तावेज के रूप में आई। बहुत सारे लोग उससे पूरी तरीके से सहमत है कि नहीं, लेकिन उसकी जो ब्रॉड लाइन्स थी वो यही थी। और ब्रॉड लाइन्स क्या थी कि हम विभाजित थे, हम वर्णों में विभाजित थे, हम ऊंच नीच में विभाजित थे, हम असमानता के शिकार थे, हम पिछड़ेपन के शिकार थे, हम कूपमंडूकता के शिकार थे, हम अंधविश्वास के शिकार थे। इन सारी चीजों से हमको मुक्ति पानी है, तभी हम आजादी की रक्षा कर पाएंगे। इसका एम्बॉडीमेंट है, इसका एक तरीके से मूर्त रूप है भारत का संविधान मोटा मोटी। ये केवल आजादी की लड़ाई के विरोधी नहीं है, ये उस आजादी की लड़ाई की जो हासिल है, जो उसकी जो उपलब्धियां है, उसके भी विरोधी है। इन्होंने भारतीय संविधान के बनने का विरोध किया, आज भी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये जो भारत का ये जो संविधान बनाने की कोशिश की जा रही है, ये पाश्चात्य धारणा है, बहुडी नकल है यूरोप की। हमारे देश में तो एक महान संविधान मौजूद है कई हजार वर्ष से, जिसका नाम है मनुस्मृति, इसलिए संविधान सभा नहीं गठित की जानी चाहिए। उन्होंने न केवल अपने अखबारों में लेख लिखे, बल्कि संविधान सभा को ज्ञापन भी दिया, देशव्यापी विरोध कार्रवाइयां भी की। संविधान सभा जरूरी नहीं है, और केवल संविधान सभा का विरोध नहीं किया, बल्कि जब ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन के रूप में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को संविधान सभा ने चुना, उसके बाद जिस तरीके का कुत्सित और निम्न स्तरीय प्रचार चलाया गया है पूरे देश भर में, जो बाबा साहब के शूद्र होने के को भी इंगित करता था, और ये कहता था कि एक तरफ मनु जैसे महान विद्वान द्वारा बनाया गया संविधान है, और दूसरी तरफ इस शूद्र के द्वारा बनाया गया संविधान है, जिसे इस देश की जनता कभी कबूल नहीं करेगी। संविधान सभा का भी विरोध किया, संविधान का भी विरोध किया, और न केवल ये कहा कि बल्कि असमानता को समाप्त करने की जो समझदारी लेकर आया था हमारा संविधान, कम से कम कागज पर। 5000 साल में ये पहली किताब है। 5000 वर्षों में इस देश में तमाम सारी भाषाओं में हजारों लाखों साहित्यों की रचना हुई है। कविता लिखी गई, ग्रंथ लिखे गए, उपदेश लिखे गए, दर्शन लिखे गए, कहानियां लिखी गई, ललित साहित्य है। लेकिन 5000 साल में ये पहली पुस्तक है इस देश में जिस पुस्तक में लिखा पढ़ी में ये बात कही गई है कि किसी भी तरीके की असमानता नहीं होनी चाहिए, किसी भी तरीके की गैर बराबरी नहीं होनी चाहिए, जिसमें गैर बराबरी को प्रतिबंधित किया गया, दंडित किए जाने योग्य कार्य माना गया। उन्होंने कभी नहीं माना, वो इस समानता के विरोधी थे। गोलवलकर एक जगह अपनी विचार नवनीत की किताब में एक जगह लिखते हैं कि हमारे दर्शन के अनुसार ये जो ब्रह्मांड का उदय है वो ही सत्य, रजस और तमस 3 गुणों से मिलकर, इन 3 गुणों का संतुलन बिगड़ने की वजह से ब्रह्मांड बना है। अगर इनका संतुलन बन गया, अगर सारी चीजें बराबर हो गई, तो ब्रह्मांड फिर शून्य में चला जाएगा। इसलिए इस ब्रह्मांड को जिंदा रखना है तो असमानता को जिंदा रखना है, क्योंकि असमानता प्रकृति का नियम है। क्या सिद्धांत लेकर आए हैं? उन्होंने आम आदमी के बारे में क्या राय है, ये विचार नवनीत को पढ़िए। वो ये कहते हैं कि आम गरीब प्राणी अधम और निकृष्ट होता है,
जिस तरीके से मांस का एक टुकड़ा डालने से कौवे इकट्ठा हो जाते हैं, उसी तरीके से थोड़ा सा लालच देने की वजह से ये भी इकट्ठा हो जाता है। इसलिए ये जो सारे लोगों को बराबर मान के, सारे लोगों को बराबर मिलना चाहिए, उनका सारे लोगों का बराबर हक होना चाहिए, ये ठीक नहीं है। हमारे यहां जो परंपरा है, चींटी को कण भर और हाथी को मन भर, जो जिसके योग्य है उसके हिसाब से ही उसको देना चाहिए। खुले आम उन्होंने असमानता का प्रचार किया और आज उसी असमानता के दर्शन को लागू करने की कोशिश कर रहे हैं, जिस पे अपन लोग आखिर में बातचीत करेंगे। उन्होंने लोकतंत्र का विरोध किया। उन्होंने साफ साफ शब्दों में ये बात कही, और ये शब्द मेरे नहीं है, बहुत ही शर्मनाक शब्द है। उन्होंने कहा ये कुत्ते बिल्लियों का लोकतंत्र है, ये असमानता का लोकतंत्र है। जो नहाता नहीं है, जिसे मतलब साफ रहने का ज्ञान नहीं है, जिसके पास शिक्षा का ज्ञान नहीं है, जिसके पास कुछ संपत्ति नहीं है, ऐसा खेती में पसीना बहाने वाले एक अज्ञानी और मजदूरी करने वाले एक अज्ञानी का भी एक वोट, और जो बड़े लोग हैं उनका भी एक वोट, ये केवल मुंड गणना है। ये कुत्ते बिल्लियों का लोकतंत्र है। और ये बात उन्होंने न केवल मानी है, बल्कि जब जब उनको मौका मिलता है तब तब उन्होंने लागू करने की कोशिश की है। और इसीलिए वो हमेशा दलित और जो जिन जातियों को पिछड़ा रखा गया है, उन जातियों के उत्थान के लिए विशेष प्रयत्नों के विरोधी रहते हैं, हमेशा ही रहते हैं। चाहे वो आरक्षण का सवाल हो, चाहे गरीबों को राहत देने का सवाल हो। अभी ये जो बहस चल रही है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट महाराज भी कूद गए हैं, और जिन्होंने ये कहा है कि ये जो मतलब जिसको फ्रीबीज कह रहे हैं, मतलब जो सब्सिडीज दी जाती हैं, जो जनता के वोट लेने के लिए या जनता की का समर्थन लेने के लिए जो उनको राहत पहुंचाई जाती है, वो राहत भी खराब है, उसको भी रोका जाना चाहिए। मतलब वो कानूनी प्रतिबंधित करना चाहते हैं, ताकि बाद में उनको ये बहाना मिल सके कि वो क्या करें, अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी रोक लगा दी है और कानून में भी ये रोक लग गई है। मनुस्मृति के समर्थक है, खुले समर्थक है। उन्होंने लिखा, सावरकर ने भी लिखा, सावरकर ने ये लिखा कि 4 वेदों के बाद इस देश का जो पवित्रतम और महानतम ग्रंथ है वो मनुस्मृति है। उसी के आधार पर हमारा भारत आर्यवर्त चला है, उसी के आधार पर इस आर्यवर्त को चलाना चाहिए। वो विधवा विवाह और तलाक दोनों के खिलाफ, और स्त्रियों के बारे में किस कदर की खतरनाक उनकी धारणाएं थी, वो गुजरात विश्वविद्यालय में जो गोलवलकर का भाषण है, उस भाषण में आप लोग पढ़ सकते हैं, जिन्हें वो गुरु जी मानते हैं। तो कुल मिलाकर ये कि आजादी की लड़ाई के दौरान जिस तरीके के पिछड़ेपन को दूर कर भारत को एक आधुनिक भारत के रूप में, एक मॉडर्न इंडिया के रूप में विकसित करने के लिए के बारे में जो राय बनी थी, उसको पूरी तरीके से समाप्त किस तरीके से किया जा सकता है, वो धारणा उनकी न केवल आज़ादी के पहले थी, बल्कि आज़ादी के बाद भी उन्होंने उसी तरीके की प्रक्रिया को जारी रखा। जैसे आज भी वो विरोध करते हैं, उस वक्त भी विरोध किया कि संघीय ढांचे का मतलब ये जो अलग अलग राज्य है, अलग अलग भाषाओं के आधार पर मेरे वो राज हैं, इस तरीके का संघीय ढांचा नहीं होना चाहिए, बल्कि एक यूनिटरी स्टेट, एक एकजुट राष्ट्र होना चाहिए। उनका तो वो नारा ही है ना, एक राष्ट्र, एक भाषा, एक धर्म, एक संस्कृति, एक पहनावे पर भी वो आई जाएंगे। ये जो है, ये उसी परंपरा की निरंतरता है, जिस निरंतरता को जारी रखा है। और इसीलिए वो शिक्षा का भी विरोध करते हैं, क्योंकि उनकी हिसाब से, उनकी मान्यता के हिसाब से शिक्षा का जो प्रश्न है, वो शिक्षा केवल कुछ प्रिविलेज लोगों के पास होनी चाहिए। मार्क्स ने एक जगह पे बहुत रोचक टिप्पणी की है। मार्क्स ने कहा है कि भारत की मतलब खास बात यह है कि यहाँ पर जो सबसे बड़ा धर्म है, उस धर्म को व्याख्यायित करने वाले या उस धर्म को वर्णित करने वाले जितने भी ग्रंथ हैं, वो जिस भाषा में लिखे गए हैं, उस भाषा को पढ़ने का अधिकार सबको नहीं है। जब भाषा को ही पढ़ने का अधिकार सबको नहीं है, तो और जो देव भाषा है केवल द्विज पढ़ सकते हैं उसको, तो जाहिर सी बात है कि बाकी की चीजों को पढ़ने का तो अधिकार क्या है। तो एकलव्य और शंबुक केवल कहानियां नहीं है, एकलव्य और शंबुक वो सबक हैं जिन सबकों को अगर ठीक तरीके से सीखा नहीं गया, तो जिस तरीके से कहा जाता है कि इतिहास अपने आप को दोहराता है, पहले कॉमेडी के रूप में, प्रहसन के रूप में, उसके बाद धोखाधड़ी के रूप में, वही हो रही है। आज़ादी की लड़ाई में मैं इनकी बहुत सारी कहानियां जो मैं आपके बीच में रख सकता हूँ, लेकिन मैं अभी केवल 3 उदाहरण आपके बीच में रखूंगा। एक तो ये कि जब भगत सिंह शहीद हुए, पूरे देश भर में उबाल था, देश नहीं पूरी दुनिया भर में।
इंग्लैंड में भी प्रदर्शन हुए, अफ्रीका में भी प्रदर्शन हुए, अमेरिका के भी 2 शहरों में प्रदर्शन हुए, विरोध किया गया। आरएसएस क्या कर रहा था? उनकी शहादत के बाद आरएसएस के मुखपत्रों में लिखा गया, आरएसएस के नेताओं के बयानों में यह बात आई कि ये उत्साही लोग प्रचार लिप्सा के शिकार होकर, आत्म प्रचार के शिकार होकर इस तरीके की कार्रवाइयां कर रहे हैं, इससे इस देश के हिंदुओं को कोई लाभ होने वाला नहीं है। मतलब अंग्रेजों के बाद अगर दूसरी ताकत कोई उनसे डरी हुई थी या उनकी निंदा कर रही थी तो वो यही भाई लोग थे। ये दस्तावेजी सबूत है कि सुभाष चंद्र बोस इनसे मिलने के लिए गए, हेडगेवार से, वहां पर नागपुर वो गए हुए थे। उन्होंने मिलने के लिए बाकायदा अपॉइंटमेंट लिया कि वो ये चाहते थे कि सारे लोग मिलकर एक साझे आंदोलन के रूप में विकसित हुए। एक आरएसएस के ही कार्यकर्ता थे जो उस वक्त हेडगेवार साहब के साथ में मौजूद थे। उन्होंने बाद में किताब लिखी। उन्होंने ये बताया कि वो बाहर रहे, लेकिन इन्होंने अंदर बैठे बैठे मना कर दिया कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, जबकि अंदर वो अपने कार्यकर्ताओं के साथ या अपने समूह के साथ बैठकर ठाके लगाते रहे। जब इन्होंने, जिन्होंने ये किताब लिखी है, जब इन्होंने ये प्रश्न किया कि ऐसा क्यों कर रहे हो, तो उन्होंने ये फरमाया कि वो क्या करेंगे, वो फालतू का संघर्ष है, हमें उसमें शामिल होने में हमारी कोई इच्छा नहीं है। हम हिंदुओं के उत्थान के लिए हिंदुओं को संगठित करने का काम करेंगे। यशपाल की एक किताब है, यशपाल भगत सिंह के साथियों में से थे और बहुत अच्छे लेखक और साहित्यकार भी थे। उनकी एक किताब है सिंहावलोकन। उस सिंहावलोकन में वो लिखते हैं कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी ने यह तय किया कि सावरकर से मिलने के लिए जाना चाहिए। सावरकर उस वक्त रत्नागिरी की जेल में थे और वही पैरोल वाली जेल थी। तो ये लोग सावरकर से मिलने के लिए गए। तो सावरकर के जो बड़े भाई थे, जो आरएसएस के संस्थापकों में से एक हैं, बाबूराव सावरकर, उनसे उन्होंने मुलाकात की और उनसे ये कहा कि हमें अपने संघर्ष में आप लोगों की मदद चाहिए। उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि 7-8 दिन तक वो उनको लगातार टहलाते रहे और आखिरी दिन उन्होंने इनसे ये कहा कि अगर तुम्हारा समूह, मतलब भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और ये यशपाल वगैरह का जो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन का जो आर्मी का जो समूह था, उसमें वो अगर जिन्ना की हत्या करने के लिए तैयार हो तो हम 50,000 रुपये देने के लिए तैयार हैं। 50,000 रुपये बड़ी राशि होती थी। जाहिर सी बात है कि चंद्रशेखर आज़ाद ने तो काफ़ी मोटी गाली देते हुए कहा कि ये समझता क्या है हमें, लेकिन उसको क्रांतिकारियों ने ठुकरा दिया और क्रांतिकारियों ने कहा हम कोई सुपारी किलर नहीं है और चले आए वहाँ से। ये भी दस्तावेजी प्रमाण है कि उन्होंने उस आज़ादी के आंदोलन को विघटित करने के लिए स्वतंत्रता आंदोलन के नेताओं को मरवाने की साजिश या तो अंग्रेजों ने रची थी, जिसका भंडाफोड़ मेजर जयपाल सिंह ने किया था, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पैदा हुए थे और अंग्रेजों की सेना में थे, मेजर थे। उन्होंने उस रहस्य को, उस पूरी गोपनीय योजना को ले जाके नेहरू और गांधी के पास में रख दिया था। बाद में उनको सजा भी हुई थी और बाद में वो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की केंद्रीय कमेटी के सदस्य रहे, बड़े नेता रहे। या फिर वो हत्या की योजना इनकी थी ताकि ये मोहम्मद अली जिन्ना की हत्या के बाद पूरे देश भर में दंगे भड़क जाए और अंग्रेजों का काम हो जाए। ये उनका है, ये है उनका ट्रैक रिकॉर्ड। 1947 की आज़ादी के बाद भी एक रियासत ऐसी थी जिस रियासत ने भारत में शामिल होने से मना कर दिया था, जिसका नाम था जम्मू कश्मीर। उसका राजा नहीं चाहता था कि वो भारत में शामिल हो और उस राजा के साथ केवल एक राजनीतिक ताकत थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कम्युनिस्ट और कांग्रेस पार्टी। तो उस वक्त जम्मू कश्मीर के विलीनीकरण का संघर्ष कर रही थी, लड़ रहे थे, सीमा पे भी लड़ रहे थे। लेकिन एक अकेला संगठन था आरएसएस, जो प्रजा परिषद के नाम से काम करता था, वो राजा हरि सिंह के साथ था। तो इनकी क्या काबिलियत है, ये इन सारी कहानियों के साथ आ जाता है। वो या तो मुखबिरी कर रहे थे, या अंग्रेजों की वकालत कर रहे थे, या फिर भारत के आज़ाद होने के बाद उसको अस्थिर करने की गंभीर कोशिश कर रहे थे। आज़ाद होने के 5वें महीने में ही, 5 महीने पूरे होने के बाद ही इस देश के सबसे बड़े नेता की हत्या करने का मतलब क्या होता है। महात्मा गांधी की हत्या की और किन लोगों ने की, वो दस्तावेजों में प्रमाणित हो चुका है। और गोपाल गोडसे, जो नाथूराम गोडसे के भाई थे, आज़ाद कारावास लौट कर आने के बाद उन्होंने जो किताब लिखी है, उसमें वो साफ साफ कह चुके हैं कि आरएसएस झूठ बोलता है। नाथूराम गोडसे हमेशा आरएसएस के थे, आखिर तक आरएसएस के रहे। उस हत्या के जरिए पूरे देश को डिस्टेबलाइज करने की जो कोशिश की गई, वो हम लोगों के सामने है। और न केवल इतना किया, बल्कि पटेल ने और नेहरू ने बाद में लिखा भी है
कि वो अफवाह फैला दी गई पूरे देश भर में कि गांधी की हत्या किसी मुसलमान ने की है। उनकी इच्छा ये थी कि पूरे देश भर में सांप्रदायिक दंगे भड़क जाए, जिससे रोकने के लिए बाद में फिर खुद पंडित जवाहरलाल नेहरू को और सरदार पटेल को आकाशवाणी पर आकर ये घोषणा करनी पड़ी कि मारने वाले का नाम क्या है, और ये बताना पड़ा कि वो मुस्लिम नहीं है। तो उन्होंने आज़ादी के बाद भी इस तरीके की चीज़ों को छोड़ा नहीं। क्योंकि समय ज़्यादा हो रहा है, मैं बहुत लंबे समय तक आप लोगों को रखना नहीं चाहता। मैं केवल ये कहना चाहता हूँ, दो बातों पर जोर देकर अपनी बात को बहुत ही संक्षेप में समेटने की कोशिश करूंगा। कि पहली बात तो ये कि ये एक खास तरीके की परिस्थितियों में बने थे। जैसा कि मैंने आपसे कहा, 1919 के बाद एक टर्निंग पॉइंट आया। प्रथम विश्व युद्ध के खत्म होने के बाद पूरे दुनिया भर में, तीसरी दुनिया में और खास तौर से भारत में जबरदस्त तेजी के साथ जन आंदोलन बढ़े। ये इसकी खास विशेषता थी। हिंदू मुस्लिम्स की फौलादी एकता बनी, जिसके जो हम लोगों ने बाद में अहमदाबाद हड़ताल के रूप में, पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, उड़ीसा में किसान आंदोलनों के रूप में देखी। साइमन कमीशन की रिपोर्ट ये कहती है कि 1920 के 6 महीने में 200 से ज्यादा हड़तालें हुई, जिसमें 5 लाख से ज्यादा मजदूरों ने भाग लिया। ये वो समय है जब मोपला विद्रोह हो रहा है, किसान आंदोलन हो रहा है, जमींदारी के खिलाफ उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं किसान, आदिवासी विद्रोह हो रहे हैं, आंध्र प्रदेश में हो रहे हैं, राजपूताने में भील विद्रोह हो रहा है। 1921 में जो हड़ताल है वो 396 हो गई। भाग लेने वाले मजदूरों की संख्या 6 लाख हो गई। किसान आंदोलन की ताकत भी बढ़ी। इस इलाके में, जिस इलाके में आप लोग हैं, वहां पर अकाली आंदोलन, जो उस वक्त उपनिवेशवाद के खिलाफ भी एक बड़ा आंदोलन था, वो आंदोलन गांव-गांव तक पहुंच गया। 1921 में अहिंसक सत्याग्रह की शुरुआत हो गई। छात्रों और शिक्षकों के इस्तीफे हो गए। जो अंग्रेज नहीं चाहते थे कि भारतीय ठीक तरीके से पढ़े, उनके समानांतर देश की जनता ने 137 से ज्यादा राष्ट्रीय शिक्षा संस्थानों की स्थापना कर ली। इतना जोश पैदा हो गया था कि गांधी जी को उम्मीद थी कि 31 दिसंबर 1921 तक स्वराज आ जाएगा। उसी अधिवेशन 1921 में ही कम्युनिस्टों ने आजादी का, पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पेश किया। इसी के साथ ये वो समय है जब ज्योतिबा फुले ने जो पार्टी बनाई थी, सत्य शोधक समाज, उसकी नेतृत्व में भी जबरदस्त आंदोलन शुरू हुए। और वो आंदोलन एक दलितों के जनतांत्रिक अधिकारों के, मानवाधिकारों के आंदोलन के रूप में भी हुए। और कुल मिलाकर ये कि रॉलेट एक्ट के खिलाफ आंदोलन, असहयोग आंदोलन और खिलाफत से बनी हुई एकता से मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा नाम के संगठन पूरी तरीके से अप्रासंगिक हो गए थे। इस दौर में मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा, इन दोनों को शह दी गई। और साइमन कमीशन रिपोर्ट लिखता है कि उस शह देने के नतीजे के रूप में यह हुआ कि चौरी चौरा कांड के बाद जो थोड़ी सी हताशा फैली थी, उसका फायदा उठाकर देश में सांप्रदायिक दंगों की एक लहर छेड़ दी गई, जिसके लिए इन दोनों को अंग्रेज सरकार ने पूरी तरीके से मदद की। हेडगेवार अपनी किताब में इस बात को लिखते हैं, और हेडगेवार के साथ जिन लोगों ने बनाया है ये संगठन, वो भी इस बात को लिखते हैं कि वो मराठा प्रभुत्व और पेशवाशाही के नाम पर सवर्ण हिंदुओं को एकजुट करना चाहते थे, क्योंकि उनकी चिढ़ जो थी वो दलितों के बीच में महाराष्ट्र में और देश के दूसरे हिस्सों में जो उभार हो रहा था उसको लेकर थी। इन दोनों से ये किस तरीके की है, मैं इसमें आपको किसी वामपंथी या लोकतांत्रिक या धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति की किताब पढ़ने की सलाह नहीं दूंगा। CIA का एक अफसर आया था 1954-55 में CIA की तरफ से, और उसने बाकायदा कई वर्षों तक यहाँ पर रह के RSS के बारे में स्टडी की है। उसने जो किताब लिखी है, उसने जो डॉक्यूमेंट दिया था, जो बाद में वहाँ पे 30 साल बाद दस्तावेजों को सार्वजनिक कर दिया जाता है, उसके हिसाब से वो सार्वजनिक हुआ है। उसमें उसने सारी चीज़ों का विश्लेषण किया कि किस तरीके से इनके रिश्ते थे। और ये दोहराने की कोई आवश्यकता नहीं है कि ये किससे प्रेरणा लेकर आए थे। इटली का मुसोलिनी और हिटलर का, और वो जर्मनी का हिटलर, इन दोनों से वो प्रेरणा लेके आए। ड्रेस भी वहीं से लेकर आए। किसी हिंदू धार्मिक या दार्शनिक परंपरा के साथ इनका कोई रिश्ता नहीं है, किसी भगवान की ड्रेस नहीं है ये जो खाकी नेकर वाली ड्रेस है। और ये जो संगठन की भी जो अवधारणा लेकर आया है, बल्कि नाम भी वहीं से लेकर आया है। ये पहले परिषद के रूप में काम करता था। संघ जब इटली से मुंजे साहब लौट के आए हैं, उनकी जो डायरी है, जो 13 पेज की जो डायरी है, वो नेहरू मेमोरियल म्यूजियम में दिल्ली में रखी हुई है। उसमें वो बाकायदा सीख कर आए थे क्या क्या उनको बनाना है। फासिस्ट का अर्थ जो है, इटली में जो इटालियन भाषा का जो फासिस्ट है, उसका हिंदी में जो समानार्थी शब्द है वो संघ होता है। तो परिषद को बाद में
उन्होंने बदलकर संघ का नाम दे दिया। जो ड्रिल, जो ड्रेस, जो परिधान, जो संगठन, जो विचार, जो कार्यशैली, जो बर्बरता, जो निर्ममता, जो अमानुषिकता मुसोलिनी और हिटलर से सीख कर आए हैं, उनके पास और होगा भी क्या। और इसीलिए वो हिटलर के हिसाब से वो लोग चलते हैं। और आज़ादी के बाद भी अस्थिर करने की जो कोशिश की वो भी की इसी में। वो तो महात्मा गांधी की हत्या के बाद जब प्रतिबंध लग गया और उस प्रतिबंध को हटाने के लिए जब कांग्रेस के अंदर भी बहुत सारे हिंदू महासभाई थे उन सब से के बाद आके जब सरदार पटेल के साथ बातचीत हुई है, उस बातचीत में जो शर्तें तय हुई हैं उन शर्तों में 5 बातें तय हुई थी, 5-6 बातें। पहली तो ये था कि भारत के ध्वज और संविधान के प्रति वफादार रहेंगे, ये शपथ लेनी पड़ेगी, ली। हिंसा और गोपनीयता का तरीका बंद करेंगे और संघ का एक संविधान बनाएंगे, उसको सार्वजनिक करेंगे। 3, अपने संगठन में लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव करेंगे। 4, देश की जो लोकतांत्रिक प्रणाली है उसमें विश्वास रखेंगे। और 5, राजनीतिक गतिविधियों से दूरी रखेंगे और सांस्कृतिक संगठन के रूप में काम करेंगे। उन्हीं शर्तों में से एक ये भी थी कि बच्चों को, 18 साल से कम उम्र के बच्चों को अपनी शाखाओं में लाकर उनके दिमाग को जहरीला नहीं करेंगे। प्रतिबंध हटवाना था, इन सारी शर्तों पर दस्तखत कर दिया, लेकिन इनमें से किसी भी शर्त को उन्होंने नहीं माना। और ठीक यही बात है कि जब उन्हें मंजिल उन्हें मिली जो शरीके सफर न थे, जब उन्हें मंजिल मिल गई तो वो क्या काम कर रहे हैं। 8 अप्रैल 1929 को दिल्ली की सेंट्रल असेंबली में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने बम फेंका था। वो बम बहुत मशहूर है, लेकिन वो बम कब फेंका गया था, उसकी टाइमिंग क्या थी, उसको समझने की आवश्यकता। उस वक्त उस असेंबली में 2 बिल पेश किए जा रहे थे, 2 कानून पेश किए जा रहे थे। एक कानून था जो मजदूरों के लोकतांत्रिक और हड़ताल करने और यूनियन बनाने के अधिकार को छीनने वाला था, उसका नाम था ट्रेड डिस्प्यूट बिल। और दूसरा कानून था जिसको उन्होंने कहा था पब्लिक सेफ्टी एक्ट। उस पब्लिक सेफ्टी एक्ट के हिसाब से लोकतांत्रिक तरीके से जुलूस निकालना, पार्टी बनाना, आंदोलन करना, इन सब पर भी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, जैसे हमारे यहाँ NSA टाइप की चीज, जो UAPA टाइप की जो चीज बनी है, वो था। उन दोनों को रोकने के लिए, उन दोनों के पेश किए जाने के वक्त बम फेंकने का फैसला हुआ। ये जब से सरकार में आए इन्होंने ठीक वही चीजें लागू की है जिनका भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने सेंट्रल असेंबली में बम फेंककर विरोध किया था। ये जो 4 लेबर कोड लाए गए हैं, ये 4 लेबर कोड अंग्रेजों से भी जो छीन लिए गए थे अधिकार, उन अधिकारों को भी वापस से मध्ययुगकालीन में पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। और उसी तरीके से जनता के प्रतिरोध को, असहमतियों को भी खत्म करने की कोशिश की जा रही है। उसके कदमों को गिनाने की आवश्यकता नहीं है। तमाम सारे बुद्धिजीवी, तमाम सारे असहमत लोग जेलों में पड़े हुए हैं, कोई मुकदमा नहीं है, कोई आरोप नहीं है। 8-8, 10-10, 16-16 साल बाद लोग बाग झूठे मुकदमों से लौटकर आ रहे हैं। और इसीलिए ये वो है उसी प्रक्रिया को ये दोहराने की कोशिश कर रहे हैं। और उसी अमरीकी और वो जो जिस तरीके की अंग्रेजों ने जो नीतियां लागू की थी, जिनके बारे में मैं ये सलाह दूंगा कि अभी 2001 में एक किताब आई थी माइक डेविस की, लेट विक्टोरियन होलोकॉस्ट, एल निनो फेमाइन्स एंड मेकिंग ऑफ द थर्ड वर्ल्ड। उसमें उन्होंने भारत में अंग्रेजों की कृषि नीति की वजह से, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि आरएसएस के पूरे प्रोपेगेंडा में, भारतीय जनता पार्टी के पूरे प्रोपेगेंडा में मुगल काल में हुए अत्याचारों का जिक्र मिलता है, जबकि तथ्य इसके विपरीत है। इस देश में अंग्रेजों को छोड़कर और कुछ हिस्से में गोवा में पुर्तगालियों को और पौंडीचेरी में फ्रांसीसियों को छोड़कर बाकी जितने भी लोग इसके पहले आए, चाहे वो हमलावर के रूप में आए, चाहे वो शरणार्थी के रूप में आए, वो भारत के बाहर नहीं गए लौट के। तुर्क और मंगोल भी अगर आए तो यहीं पर बस कर रह गए, यहीं पर रिश्तेदारियां की, जो कमाया, जो अर्जित किया वो यहीं पर रह गया। सिर्फ अंग्रेज थे, सिर्फ पुर्तगाली थे और सिर्फ फ्रेंच थे, और पूरे भारत के पैमाने पर सिर्फ अंग्रेज थे जिन्होंने लूट की थी। और क्या लूट की थी वो उस किताब में लिखा हुआ है। डॉक्टर रामविलास शर्मा की भी किताब है, भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद। और वैसे राजनीतिक नेता के रूप में वो बहुत शरीफ आदमी नहीं है, लेकिन उनकी एक किताब बहुत अच्छी है शशि थरूर की, जिसमें उन्होंने अंग्रेजी राज में किस तरीके से भारत की लूट की थी उसका वर्णन दिया था। मार्क्स ने अपने जमाने में भारत के लेकर जो
डिस्पैचेस भेजे थे न्यूयॉर्क ट्रिब्यून के लिए, डेली न्यूयॉर्क ट्रिब्यून के लिए, उसमें भी, और दादा भाई नौरोजी ने भी या रजनीकांत दत्त ने भी जो उस जमाने में किताबें और लेख लिखे हैं उसमें भी है। मैं केवल ये बताना चाहता हूँ कि उन्होंने ऐसी कृषि नीतियाँ लागू की थी जिससे 1876 और 1878 के 3 साल में 80 लाख हिंदुस्तानी अकाल की वजह से मर गए थे, और उसके बाद 1896 और 97 और फिर 1899 और 1900 के अकालों में मरने वालों की तादाद थी 2 करोड़। पूरी खेती बर्बाद हो गई थी, पूरी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को तहस नहस कर दिया था। और इसके बारे में बहुत ज्यादा विस्तार से नहीं बोल रहा मैं, लेकिन मोटे तौर पर अगर कहा जाए तो भारत में सामंतवाद का विकास उस अवस्था तक पहुंच चुका था जहां पर पूंजीवाद की ओर छलांग लगने के लायक पर्याप्त उत्पादन क्षमता पैदा हो गई थी, चाहे वो दस्तकारी के रूप में थी, चाहे वो पीतल, लोहे और तांबे के उद्योगों के रूप में थी। अकेले ढाका की आबादी 1880 में 2 लाख थी और निर्यात 1 करोड़ का था, उसको भी पूरी तरीके से तहस नहस कर दिया। तो भारत के एक विकास की पूरी अवस्था की भ्रूण हत्या करने के बाद, गर्भपात करने के बाद अंग्रेजों ने जो सत्यानाश किया था, उस सत्यानाश के बारे में केवल ये मतलब मैं कुछ आंकड़े आपको दे रहा हूं कि अकेले गोरखपुर में 1,75,600 महिलाएं चरखा काटकर सूत का उत्पादन करती थी, जो भारत के कारखानों के बंद होने की वजह से बेरोजगार हो गई। पुरानी ग्राम व्यवस्था का जो आधार था कृषि और दस्तकारी पूरी तरीके से टूट गया। मुर्शिदाबाद नाम का जो शहर था, जहां पे जो लंदन के बराबर जिसकी आबादी हुआ करती थी, उसमें वो भुतहा हो गया, क्योंकि वहां पर पीतल का, लोहे का और तांबे का जो काम होता था उसको पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया, करगे तोड़ दिए गए। रेशम और शिल्प की कीमतें को प्रतियोगी बनाने के लिए टैक्स उन पर थूक दिए गए। मार्क्स ने लिखा था इस पर एक वाक्य केवल मैं बोल रहा हूं, वो ये कि हिंदुस्तान के मैदानों में जुलाहों की हड्डियां बिखरी हुई हैं। 18वीं सदी में देश में शहरी आबादी करीब 50% हुआ करती थी, जो 19वीं शताब्दी के अंत तक आकर केवल 15% रह गई। इतना बड़ा विनाश जिन अंग्रेजों ने किया, उन अंग्रेजों के राज के खिलाफ एक वाक्य नहीं है आरएसएस के पूरे प्रचार अभियान में। आरएसएस सावरकर से लेके अब तक, सावरकर की एक किताब अगर छोड़ दी जाए जो उस जमाने में लिखी है जब वो क्रांतिकारी थे 1857 के संग्राम को लेके, 1911 के बाद के सावरकर के साहित्य से लेके आरएसएस के पूरे साहित्य तक इन सब के बारे में कोई चर्चा नहीं है, बल्कि ठीक वही नीतियां, वही 4 लेबर कोड के रूप में, वही 3 कृषि कानूनों के रूप में, वही पूरी तरीके से सब्सिडी खत्म किए जाने के रूप में इस देश में लागू की जा रही है। और जिस तरीके की मालगुजारी की दरें उस जमाने में भयानक थी, नहीं, जो लगान की दर लगभग 1895 में 61% हुआ करती थी, जो 1921 में 73% हो गई, जिसके बारे में कॉर्नवालिस वारेन हेस्टिंग्स की रिपोर्ट ने ये बताया कि 1770 के बंगाल, बिहार, उड़ीसा के अकाल में 1 करोड़ लोग मारे गए, जो आबादी का 1/3 था, लेकिन और 1/3 जमीन जंगल बन गई। लेकिन इस दौरान भी उनका जो लगान वसूलते थे वो लगान कम नहीं हुआ, वो बल्कि लगान दुगुना और तिगुना हो गया। उसी तरीके के लूट अभी जीएसटी के नाम पर, उसी तरीके के लूट अब बाकी के टैक्सों के नाम पर, उसी तरीके की लूट अब बिजली कानून 2022 के नाम पर, उसी तरीके की लूट अब पेट्रोल और डीजल की कीमतों के नाम पर, उसी तरीके की लूट अब दूध, दही, छाछ, मक्खन और घी पर लगाई जाने वाली जीएसटी के नाम पर कर लगभग वही एजेंडा पूरा करते हैं जिन अंग्रेजों से इन्होंने कहा था, याचना करते हुए कि अभी न जाओ छोड़कर, अब ये दिल अभी भरा नहीं। उन अंग्रेजों के उस मिशन को अब ये सरकार में आने के बाद दूसरे तरीके से लागू करने की कोशिश कर रहे हैं। और यही वजह है कि अगर हम इनके हाल के दौर को देखते हो, ये मेरे आखिरी 5 मिनट है, हाल के दौर को हम अगर देखते हैं तो इन्होंने किया क्या? इन्होंने वही नीतियां लागू की जिनके खिलाफ भगत सिंह ने शहादत दी थी, जिनके खिलाफ इस देश की जनता लड़ी थी, जिनकी वजह से अंग्रेजों को भगाया गया था। और हाल के दौर में सरकार में पहुंचने के बाद इन्होंने संपत्तिशाली वर्गों की सेवा की, अडानी और अंबानी की दौलत किस इफरात के साथ बढ़ी है। ये CITU के आपके जो अध्यक्ष है सुरेखा जी और आपके जो महासचिव जय भगवान जी और मुझसे पहले जितने भी इस लाइव में जितने भी वक्ता बोले हैं उन सारे लोगों ने विस्तार के साथ बताया, मैं उसको दोहराऊंगा नहीं।
उनकी लूट सुनिश्चित की जानी चाहिए। सामाजिक क्षेत्र में, कानून के क्षेत्र में, समाज के और संस्कृति के क्षेत्र में मनु की बहाली की जानी चाहिए। उस कुत्सित मनुवाद को लाया जाना चाहिए जिसने भारत से उसके सामाजिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक और चेतना के विकास के 1200 वर्ष छीन लिए, जिनके बारे में कभी बाद में फुर्सत मिलेगी तो बातचीत करेंगे। जो इस एजेंडे पर लगे हुए हैं कि जनता कहीं इन सारे सवालों को लेकर लड़ न ले, इसलिए उसको बांटा जाना चाहिए, जनता का बंटवारा किया जाना चाहिए। ये पहली सरकार है जो खुद अपनी जनता को बांटने के काम में लगी हुई है। उसके बाद उन्माद के लिए किस तरीके का झूठ फैलाना चाहिए, उसकी पूरी की पूरी फैक्ट्री खोली हुई है। और झूठ फैलाने के लिए जरूरी है कि विवेक छीन लिया जाए। तुलसीदास ने लिखा है ना कि जाको प्रभु दारुण दुख देई ताकि मति पहले हर ले। तुलसीदास के लिए प्रभु का मतलब ईश्वर नहीं है, प्रभु का मतलब मालिक वर्ग है। जो प्रभु वर्ग है वो जिसको कष्ट देना चाहता है उसकी अकल और विवेक को पहले ही हर लेता है, जैसे कि आजकल हर लिया गया है। महंगाई बढ़ रही है लेकिन हिंदू मुसलमान, जीएसटी बढ़ रही है लेकिन हिंदू मुसलमान। इतिहास में आज तक जितनी भयानक बेरोजगारी अकाल के दिनों में भी रही उतनी बेरोजगारी बढ़ रही है लेकिन हिंदू मुसलमान। तो ये जो मति हरने की, विवेक छीनने की जो कोशिश की जा रही है वो केवल उन्मादी प्रचार के जरिए नहीं बल्कि उसके लिए शिक्षा पर हमला करना पड़ेगा। वो क्या किया जा रहा है आप लोग जानते हैं, यहाँ पर बोला जा चुका है। उसके लिए इतिहास को बदलना होगा। वो किस बेहुदा तरीके से बदला जा रहा है आप लोगों ने देखा ही है। उसके लिए बर्बरता को लाना पड़ेगा और वो किस तरीके से है वो आप लोग ठीक तरीके से जानते हैं। इसलिए 14 अगस्त की रात को हमें इकट्ठा होना है। इसलिए 1 से 14 अगस्त तक 75वीं वर्षगांठ में C2 किसान सभा, खेत मजदूर यूनियन देश भर की जनता को ये बताने के लिए निकली है कि किस तरीके से जिन्होंने आज़ादी के आंदोलन के साथ विश्वासघात किया वो सत्ता में बैठे हुए और उसी गुलामी के दिनों को दोबारा से वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं। ये नहीं आने देंगे। इस अभियान को 8 तारीख के दिन हम लोगों ने जुझारू कार्रवाइयों के जरिए किया। अब 14 अगस्त की रात को रथ जगह किया जाएगा और 14 अगस्त की रात को 12 बजे, जब 1947 में हम लोग आज़ाद हुए थे, ठीक उस दिन ये संकल्प लिया जाएगा। और वो संकल्प उसी तरीके का होगा जो भगत सिंह ने कहा था कि मैं ऐसा भारत चाहता हूँ जिसमें गोरे अंग्रेजों का स्थान हमारे देश के काले दिलों वाले भूरे या काले अंग्रेज न लें। मैं ऐसा भारत नहीं देखना चाहता जिसमें सरकार और उसे चलाने वाले नौकरशाह व्यवस्था पर प्रभावी बने रहे। उन्होंने ये जो संकल्प दिया था उस संकल्प को दोहराते हुए हम ये 14 अगस्त को दोबारा इकट्ठा हो गए और अलग अलग शहरों, अलग अलग गांव में 14 अगस्त की रात को 12 बजे ये संकल्प लेंगे कि हमारे पुरखे गोरों से निपटे थे और हम उनके असली वारिस इन चोरों के साथ भी निपटेंगे। इस लड़ाई को, इस आज़ादी को, इस स्वतंत्रता को जितना भी हासिल किया गया है संघर्ष के जरिए हासिल किया है और जितना भी बचाया जाएगा, जितना भी आगे बढ़ाया जाएगा संघर्ष के जरिए बढ़ाया जाएगा। मैं एक बार फिर हरियाणा के CI2 के साथियों को लाल सलाम भेजता हूँ और जिन साथियों ने मेरी इस लाइव को सुना उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और ये विश्वास व्यक्त करता हूँ कि CI2 के झंडे को लेकर, लाल झंडे को लेकर हम जिस मुहिम में आगे बढ़ रहे हैं वही न केवल हिंदुस्तान बल्कि पूरी दुनिया की मानवता को बचाने का एकमात्र रास्ता है। बहुत बहुत शुक्रिया साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।